हाय एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से दो छोटे से कंसेप्ट पढ़े, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस इन वेरियस केसेस टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले गॉस लॉ के बारे में जानेंगे, फिर इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ। यहां हम स्टडी कर रहे हैं गॉस लॉ और गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी है, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटी भी है। तो यहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस लॉ स्टडी कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा किसी क्लोज सरफेस के लिए। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। कोई बड़ा सा एरिया है हमारे पास, उसका छोटा सा एरिया एलिमेंट माना जिसको मैंने ds वेक्टर लिख दिया, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या दे रहा है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दैट एरिया एलिमेंट। इस तरह से मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा उसका इंटायर सरफेस के लिए, तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। इंटीग्रेशन के ऊपर ये सिंबल क्यों रखा, बिकॉज दिस सरफेस इज क्लोज सरफेस। ये गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन है दैट वी शुड हैव ए क्लोज सरफेस व्हिच ऑक्युपाइज सम वॉल्यूम v। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस s। उस सरफेस को भी कोई नाम दे सकते हैं हम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, 1 upon epsilon naught times total charge enclosed in that surface। यानी कि जो क्लोज सरफेस लिया उसके अंदर, उसके इनसाइड कितना टोटल चार्ज है उसका 1 by epsilon naught आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दैट सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, तो अब स्टेटमेंट लिखना आसान हो जाएगा। Gauss law states that the total electric flux for a closed surface S, that is electric flux हम कैसे निकाल रहे हैं, E dot ds का इंटीग्रेशन। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोल देंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस S which occupies some volume V in vacuum or air is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge inside that surface। ये सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगी गॉस लॉ के लिए। अब देखिए इसका प्रूफ। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए या गॉस लॉ प्रूव करने के लिए या इसकी एप्लीकेशंस में भी जहां हम सरफेस सिलेक्ट करेंगे वो क्लोज सरफेस selected to apply Gauss law or choose to apply Gauss law are called गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। ये याद रखेंगे कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जो भी क्लोज सरफेस लिया गॉसियन सरफेस कहलाएगा। उसका सेफ साइड कुछ भी हो सकता है। तो यहां देखिए ये जो गॉस लॉ की हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखे हुए हैं इसको प्रूव करेंगे, इसके लिए हमें क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा। और वो मैं एक सिमेट्रिकल सरफेस ले लेता हूं, सिमेट्रिकल स्फीरिकल सरफेस। देखिए S जिसको नाम दिया है, ये मैं वो क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस S लेता हूं। यानी कि ये एक क्लोज स्फीयर है R रेडियस का, ये उसका सेंटर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे भी कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वो पॉइंट चार्ज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसके सेंटर पे ये Q चार्ज लिया। तो इस तरह से इस स्फीयर के इस पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूं तो वो लिख सकता हूं। मुझे पता है R डिस्टेंस पे सिंगल पॉइंट चार्ज Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में होगा Q by 4 pi epsilon naught R स्क्वायर। अगर डायरेक्शन बताऊं तो ये Q पॉजिटिव चार्ज है तो इससे रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में E डॉट ds है। E हमें पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गई, मैग्नीट्यूड लिख लिया। ds एरिया एलिमेंट, तो इस स्फीयर के ऊपर छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने ले लिया और इस पॉइंट पे ये नॉर्मल क्या दे रहा है, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ds वेक्टर। तो E डॉट ds सबसे पहले करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले जो है phi E डॉट ds का इंटीग्रेशन। तो देखिए ये मैं डॉट प्रोडक्ट अगर यहाँ पे खोलता हूँ E ds cos 0 because electric field and area vector are in same direction, so angle between them is 0 and cos 0 is equal to 1, so we have E ds integral over entire surface S। ठीक है, तो ये E की वैल्यू हमें पता है
पुट कर देंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर एक पॉइंट पे, स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ये e की वैल्यू पुट कर देंगे इनटू ds। इंटीग्रेशन करना है इसका इस s सरफेस के लिए, ये तो छोटा सा एरिया एलिमेंट था, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया तो उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये ds एरिया एलिमेंट था इस स्फीयर का, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आएगा, यानी कि ds का इंटीग्रेशन इस s स्फीयर के लिए आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो देखिए q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर जो कांस्टेंट था इंटीग्रेशन से बाहर, ds का इंटीग्रेशन आ गया 4 पाई r स्क्वायर, ये 4 पाई r स्क्वायर यहां कैंसिल, हमारे पास बचा q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ द गॉस लॉ। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। जैसे हम बिल्कुल सिंपली स्टेटमेंट लिख के इसको प्रूव कर सकते हैं इस r रेडियस के कोई भी स्फीयर क्लोज सरफेस ले। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि ये जो पॉइंट चार्ज है इनसाइड स्फीयर हमने लिया है, जरूरी नहीं कि ये सेंटर पे ही हो, यानी कि इसकी लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो ये नहीं बता पा रहा है कि Q जो चार्ज इसके अंदर बंद था वो कहाँ पे है। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। वो कहीं पे भी हो सकता है, सिंगल पॉइंट चार्ज हो सकता है, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकता है, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है, हो इसके इनसाइड, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो सिर्फ उस सरफेस के इनसाइड जो चार्ज होंगे उनकी वजह से आएगा। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द चार्जेस आउटसाइड दैट सरफेस। के बाहर कोई भी चार्ज हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर total charge inside the Gaussian surface is positive, then electric flux is radially outward, that is number of electric lines of force radially outward from that surface. And if the total charge is negative inside that surface, then those number of electric lines of force entering to the surface. गॉस लॉ जो है इस साइंटिस्ट ने दिया था जिसका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस। 1813 में इसने ये बताया था। उससे पहले भी ये 1773 में, यानी कि इससे 40 साल पहले 40 इयर्स अगो, ये जोसेफ लुइस लैग्रेंज नाम के साइंटिस्ट ने बता दिया था, लेकिन बाद में इसने 1813 में दिया। तो आपको ये याद रखना है, गॉस साइंटिस्ट का पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कौन से सन में दिया? 1813 में दिया। ये गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहलाता है, गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस लॉ से रिलेटेड। देखिए ये कुछ हम डिस्कस कर चुके, बता चुका हूं मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस इज ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस। ये जो आउटसाइड चार्ज है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यानी कि जैसे हमने अभी स्फेरिकल सरफेस लिया था, उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा था, वो पॉइंट चार्ज सेंटर पे ना होके कहीं पे भी हो सकता है उस क्लोज सरफेस के अंदर। यानी कि जिसको हम गॉसियन सरफेस बोल रहे थे, जिसके लिए गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, वो गॉसियन सरफेस में कहीं पे भी वो चार्ज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है, ग्रुप ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। उनकी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही 1/ε टाइम टोटल चार्ज आएगा। वो टोटल चार्ज कहाँ पे है, कैसा है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, क्या लोकेशन है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉस लॉ से कैलकुलेट करते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस और दैट क्लोज सरफेस
for which we are going to calculate the electric flux using Gauss law। यानी कि जिस सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं गॉस लॉ का यूज करके, उसके शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसा कि अभी हमने प्रूव किया गॉस लॉ को एक स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r के लिए, तो वहां टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स q बाई एस नॉट ही आया। जब वैक्यूम वहां उस सरफेस के अंदर था तो वो उसकी ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना उसके शेप साइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इफ देयर इज सराउंडिंग मीडियम is there for the point charges or group of charges inside the Gaussian surface, अगर एयर की जगह पे कोई मीडियम है जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट k है उन चार्जेस को सराउंड किए हुए, तब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज। यहाँ एयर या वैक्यूम है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज आता है, जबकि कोई मीडियम होगा तो 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज। जहाँ पे ये उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हो जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं Q बाई K एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वही वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, K उस मीडियम का डायरेक्टिक कांस्टेंट। क्लियर? और बताया कि अगर वो वेरियस चार्जेस का सम 0 आ जाता है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आ जाएगा उस सरफेस के लिए 0। इसी तरह से गॉस लॉ से हम ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस में 1 कूलम चार्ज इनक्लोज है तो उसके लिए कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडिएट होंगी। देखिए मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, कोई स्फेरिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, क्यूबिकल सरफेस है, उसके अंदर कह दिया कि कोई चार्ज जो है वो 1 कूलम इनक्लोज्ड है, पॉजिटिव 1 कूलम, तो उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड इमर्ज होंगी, रेडिएट होंगी। तो ये हम गॉस थ्योरम से बता सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज यहाँ पे 1 कूलम है, तो ये 1 बाई एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12। तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडिएट्स आउटवर्ड हो जाएंगी, और अगर वो चार्ज गिवन चार्ज नेगेटिव होगा तो उतनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड हो जाएंगी उस सरफेस के लिए। इसको कैलकुलेट कर देंगे, कोई भी गिवन चार्ज हो उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी क्लोज सरफेस में कितना टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड होंगी, तो वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सिंपल और आसान लैंग्वेज में मैंने गॉस लॉ और गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। थैंक यू।